हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डर प्लानिंग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलरिटी ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था डाइल्यूशन फार्मूला और कुछ कंसंट्रेशन टर्म पे बेस्ड न्यूमेरिकल को हम लोग ने सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोलरिटी ऑफ नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। तो करते हैं वीडियो को शुरू बिना किसी देरी के। तो आज का हमारा हेडलाइन मैंने लिख दिया है, तो करते हैं नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर। तो नॉन रिएक्टिव मिक्सचर क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। मतलब ये एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सेम नेचर ऑफ सब्सटेंस हो, मतलब एक ही नेचर के सब्सटेंस हो। जैसे कि सब्सटेंस कंटेनिंग कॉमन आयन, या फिर उसमें कॉमन आयन हो। मतलब जैसे NaCl हुआ और HCl हुआ, तो उसमें कॉमन आयन क्या हो गया, Cl माइनस। तो दोनों में Cl माइनस कॉमन आयन हुए, वैसे सब्सटेंस नॉन रिएक्टिव मिक्सचर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इसके बारे में, ए मिक्सचर a mixture composed of same natured substances, that is substances having common ion is called non reacting मिक्सचर। तो हमारा ये नॉन रिएक्टिव मिक्सचर हुआ। तो एग्जांपल में है जैसे मिक्सचर ऑफ एसिड्स में जैसे हो गया HCl प्लस H2SO4। तो इसमें हाइड्रोजन देख सकते हैं कॉमन आयन है, और ये सेम मतलब सेम ही सब्सटेंस है, मतलब एसिड ही ये दोनों। तो ये इन दोनों का मिक्सचर हमारा नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर होगा। फिर उसको, क्योंकि ये दोनों मिक्सअप नहीं हो सकते हैं, दो स्ट्रॉन्ग एसिड को मिक्स करेंगे तो थोड़ी वो मिक्स कर जाएगा। फिर मिक्सचर ऑफ बेसेज, क्योंकि एसिड बेस का मिक्सिंग होता है, बेस बेस का मिक्स नहीं होता है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ये हमारा, और MgOH होल ट्वाइस, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस में गिनती होता है। तो ये दोनों नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर हुए। और कॉमन आयन में जैसे हो गए, कॉमन आयन में हो गए हमारा NaCl प्लस HCl, या फिर Na2CO3 प्लस MgCO3। CO3 इसमें देख सकते हैं कॉमन आयन इफेक्ट है। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हो गए नॉन रिएक्टिव मिक्सचर का। तो अब नॉन रिएक्टिव मिक्सचर के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, तो अब जानते हैं कि इसका मोलरिटी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लेता हूँ कि दो बीकर है, बीकर 1 एंड बीकर 2। इसमें सॉल्यूशन 1 है, नामकरण करता हूँ इसका। इसका ये सॉल्यूशन सेकेंड बीकर है, 2 बीकर है। तो इसमें हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होता है। तो ये सॉल्यूशन हमारा, तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट भी होंगे और सॉल्वेंट भी होंगे। तो इसका मोलरिटी हम लोग मान लेते हैं M1 और इसका वॉल्यूम V1। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है M1 इंटू V1, तो ये हुआ इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और इसका सॉल्यूशन 2 का हम लोग मान लेते हैं M2 V2, वॉल्यूम 2 मोलरिटी 2। तो इससे हमारा जो बना सॉल्यूशन, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर का जो सॉल्यूशन दोनों में है, सो एक ही, मतलब एक ही सब्सटेंस है, अलग अलग नहीं है। तो इनसे जो हमारा नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर जो बन रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर, तो इन दोनों में का जो मोलरिटी है वो तो आपस में मिक्सअप हो जाएगा, तो वो हुआ हमारा M मिक्सचर। और जो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो दोनों में अलग अलग होगा। वॉल्यूम का जो मिक्सअप होगा तो उसमें जो होगा वो वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, क्योंकि ये दोनों वॉल्यूम है तो वॉल्यूम अलग अलग है ना, वो दोनों मिक्सअप कर रहे हैं। और ये नॉन रिएक्टिंग मिक्सचर बन रहा है, तो ये आपस में रिएक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑफ मिक्स है दोनों में अलग अलग है, इसलिए V1। और मोलरिटी है सो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, इस कारण M1 और M1 और M2 का जो मिक्सिंग होता है उसको हम लोग M मिक्स में लिखे हैं। तो यहाँ से सिंपली हम लोग लिख सकते हैं नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर मिक्सिंग, मतलब इन दोनों के सॉल्यूट को मिक्सिंग से पहले, और नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर मिक्सिंग, दोनों सिमिलर है, बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग। तो इससे हमारा आता है क्या, इससे हमारा आता है M1, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट M1
इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 इक्वल टू M मिक्स, और वॉल्यूम है हमारा V1 प्लस V2। तो सिंपली हम लोग यहाँ से मोलरिटी इस नॉन रिएक्टिव मिक्सचर का निकाल सकते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 बाई V1 प्लस V2। तो ये हमारा एक छोटा सा फार्मूला होगा जिससे हम लोग मोलरिटी किसी भी नॉन रिएक्टिव मिक्सचर का निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखते हैं, इन जनरल फॉर्म में इसे कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको M मिक्स इक्वल टू हो गया क्या हमारा समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 M1 V1, और ये हमारा N जो रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इस M1 V1 और M2 V2 तो दोनों में करेंगे तो M1 V1 I इक्वल टू 1 मैंने लिखा है तो सिंपली उससे हो जाएगा। और नीचे में हमारा आ जाएगा वॉल्यूम का, तो समेशन N, तो यहाँ वॉल्यूम आएगा सिर्फ, और I इक्वल टू 1। तो ये हमारा इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ppm, पार्ट पर मिलियन। तो हमारा यहाँ तक कंसंट्रेशन टर्म का ये था एक टॉपिक। अब उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बच गया पार्ट पर मिलियन, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कंसंट्रेशन टर्म का। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन, जिसको हम लोग ppm से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसे हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 10 to the power 6 gram of solution is known as ppm। ये 10 to the power 6 मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो अमाउंट जो ग्राम में हो वो हमारे सॉल्यूशन 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसे हम लोग पार्ट पर मिलियन कहते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ एक, जैसे 100 ग्राम सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन दिया हुआ, तो इसमें है 0.05 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। सपोज मैंने मान लिया कि हाँ इसमें 0.05 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, 100 ग्राम के सॉल्यूशन के इक्वल है। तो सिंपली यहाँ से 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन पार्ट पर मिलियन हम लोग इसका कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपली यहाँ से आ जाएगा 0.0, ये 05 है, 05 बाई 100 इंटू 10 टू द पावर 6। तो सिंपली ये कट हो जाएगा, ये 6 कट होगा तो यहाँ 4 बचेगा, डबल 0 है, तो सिंपली यहाँ से 4 बचेगा, 10 टू द पावर 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 50 ppm आ जाएगा। तो इसी तरह हम लोग इसका एक फॉर्मूला हम लोग इसका डिराइव कर सकते हैं, ppm इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6। ये हमारा छोटा सा फॉर्मूला हुआ निकालने का। और इसे परसेंटेज वेट बाई वेट में अगर इसे डिराइव करना चाहते हैं, अगर इसको मॉडिफाई करें परसेंटेज वेट बाई वेट में, तो सिंपली आप लोग वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 10 टू द पावर 4 कर देंगे इसको, तब ना ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर 6 होगा। तो 10 टू द पावर, और ये जो है हमारा वेट बाई सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, मतलब मास बाई सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 किनके इक्वल होता है, परसेंटेज वेट बाई वेट के इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये हमारा ppm का डिराइव्ड फार्मूला आ गया परसेंटेज वेट बाई वेट के टर्म में, परसेंटेज वेट बाई वेट इंटू 10 टू द पावर 4। तो ये हमारा कंसंट्रेशन टर्म का लास्ट टॉपिक था। तो अब यहाँ से ख़त्म हो गया है, और इसका एक केस हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा ही है। इन केस ऑफ ppm, इन केस ऑफ पार्ट पर मिलियन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्योंकि पार्ट पर मिलियन में है, तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया था, तो उसमें जो सॉल्यूट का जो वेट दिया हुआ है सो 0.005 है, जो बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसे हम लोग जीरो के जैसा मान सकते हैं।
तो सिंपली आप हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट को जीरो के टर्म में सोचेंगे तो ये सिंपली हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन जो होगा सो सिंपली मास ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा। मतलब हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है। वेट कहने का टर्म मतलब मास के रिस्पेक्ट में सोचना है, ना कि वेट के रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में सोचना है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।